चलिए जी। तो आज का जो टॉपिक है वो है एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35 एडी। देखिए, यहाँ पर ना इस सेक्शन को पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि जैसे हर सेक्शन को, जितना भी सेक्शन मैंने डिस्कशन करा है, हम पहले समझते हैं कि साहब इस सेक्शन को बनाने का मेरा मेन पर्पस क्या था, क्यों गवर्नमेंट ने क्या सोच के इस सेक्शन को बनाया। तो सेक्शन 35 एडी एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस को बनाने का भी गवर्नमेंट का एक पर्टिकुलर मोटिव था। देखिए, यहाँ पे वर्ड लिखा है स्पेसिफाइड बिजनेस, मतलब कुछ ऐसे बिजनेस जो गवर्नमेंट ने कहा है कि ये स्पेसिफाइड बिजनेस हैं और अगर आप ऐसे बिजनेस करोगे तो हम आपको कुछ डिडक्शंस देंगे। अब क्या डिडक्शंस है, कैसी डिडक्शंस है, वो हम अभी धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे अभी। लेकिन उन्होंने पहले बता दिया कि भाई हम कुछ कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस, कुछ कुछ खास तरीके के बिजनेस हैं, सिर्फ उन पे ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। सेक्शन 35 एडी वॉज इंट्रोड्यूस टू अलाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब सेक्शन 35 एडी बनाया गया था, इंट्रोड्यूस करा गया था टू अलाउ इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स इंसेंटिव, इन्वेस्टमेंट लिंक्ड टैक्स इंसेंटिव इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट लिंक एग्जामिशन डिडक्शन टू एन एसएससी कैरिंग ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड बिजनेस। देखिए कितनी बड़ी बात बोली कि सेक्शन 35 एडी का बनाने का पर्पस ये था कि गवर्नमेंट चाहती थी कि भैया आप कुछ पर्टिकुलर बिजनेस में इन्वेस्ट करिए, आप कुछ पर्टिकुलर बिजनेस करिए। आप अगर ये बिजनेस करेंगे ना तो हम आपको कुछ डिडक्शंस प्रोवाइड कराएंगे, कुछ अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। हम आपके प्रॉफिट या आपके, ऐसा नहीं होगा हम आपका 5 साल का प्रॉफिट माफ कर देंगे। भाई हमने बहुत सारे डिडक्शंस पढ़ी है जिसमें कहा कि भैया 5 साल का प्रॉफिट आपका माफ करा जाएगा, या कुछ और भी तरह तरह की बातें हुई थी। वहां पर बात हम प्रॉफिट से रिलेटेड करते थे। यहां पर इस पहली लाइन में बोला है कि इस सेक्शन का मेन पर्पस था इन्वेस्टमेंट करवाना। गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया में, इंडियन इकोनॉमी कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट हो, कुछ ऐसे बिजनेस हो जिससे ओवरऑल स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट आए। वो किस तरह के बिजनेस है वो हम धीरे धीरे भी डिस्कशन करेंगे। तो जो इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स इंसेंटिव भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इस इंसेंटिव, इस फैसिलिटी का मेन बेनिफिट क्या है, मेन बेनिफिट कब मिलेगा, जब आप कहीं पर इन्वेस्ट करोगे, कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट लाओगे, तभी आपको इस सेक्शन 35 एडी का बेनिफिट मिलेगा। अब कहते हैं कि डिडक्शन, किन एसएससी को ऐसी डिडक्शन मिलेगी, अभी हमें वो समझना पड़ेगा कि कौन से ऐसे एसएससी हैं, या मैं दूसरी भाषा में कहूं कि कौन से ऐसे बिजनेस हैं जहां पर ये डिडक्शन, ये बड़ी ही, बहुत ही जो एक बेहतरीन फैसिलिटी दी गई है गवर्नमेंट ने, किन बिजनेस में दी गई है। कहते हैं कि डिडक्शन शेल बी अलाउड टू द एसएससी हु इज कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाइड, हु इज कैरिंग ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाइड बिजनेस एंड ही ऑप्ट्स टू बी अलाउड। देखिए, ये जो स्पेसिफाइड बिजनेस है, अगर आप ये जो नीचे दिए गए ए पॉइंट से लेके GHIJ जो भी हो, अगर आप ये बिजनेस करते हो ना तो गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको कुछ स्पेसिफाइड डिडक्शंस देंगे और आप ऐसा बिजनेस, आप इस सेक्शन 35 को ऑप्ट भी करना चाह रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है मैं स्पेसिफाइड बिजनेस करता हूं लेकिन मैं सेक्शन 35 एडी को ऑप्ट ना करूं, ऐसा भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अभी हम आगे बात करेंगे। हु इज कैरिंग ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफाइड बिजनेस एंड ही ऑप्ट्स टू बी अलाउड डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन, कि वो बात भाई चाहता भी है कि मुझे इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन मिले। क्यों? अगर वो टैक्स, न्यू टैक्स रिजीम में, तो यहाँ सेक्शन 35 एडी में डिडक्शन नहीं मिलती। अभी हम आगे पॉइंट्स टू रिमेंबरिंग पॉइंट भी देखेंगे। अभी आप सिंपल हम समझ के चल रहे हैं कि सेक्शन 35 एडी में कौन से बिजनेस की हम बात कर रहे हैं। ऐसे कौन से बिजनेस हैं जिसमें गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आप करो, हम चाह रहे हैं वैसा बिजनेस करो, हम तो वेट कर रहे हैं ऐसे बिजनेस करने का। आप जैसा बिजनेस करोगे, देखो हम आपके साथ हैं, हम आपको कुछ अलग से फैसिलिटी देने आएंगे आपके साथ साथ। आप जरा करके तो देखो ऐसे बिजनेस। तो वो कौन से बिजनेस है, चलिए आइए देखते हैं। पहला बिजनेस कहते हैं गवर्नमेंट जो चाहती है करवाना अपने भारत देश में, कहते हैं कि सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटी। अभी कोल्ड चेन फैसिलिटी क्या होता है? हाँ जी, कोल्ड चेन फैसिलिटी कि आपने सेटअप कर रखा है और ऑपरेट करते हो, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटी। आपने देखा है बहुत जगह जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या बिना कोल्ड चेन या बिना रेफ्रिजरेशन करे उसका बिजनेस करना पॉसिबल है? या मीट प्रोडक्ट जो हैं, या फिर जो आपके फार्मास्यूटिकल्स के प्रोडक्ट है, कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जिन्हें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रखना पड़ता है। डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं, फ्लोरिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं या बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं जिनके लिए एक पर्टिकुलर रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत होती है।
अब लेकिन भाई मान लीजिए मैं जो है एग्रीकल्चर का काम करता हूँ, या मैं जो है डेयरी प्रोडक्ट का काम करता हूँ। अब डेयरी प्रोडक्ट का काम मुझे एक जगह से दूसरी जगह अपने डेयरी प्रोडक्ट ले जाने हैं, तो जाहिर सी बात है या तो मेरे पास अपना खुद का कन्वेंस हो, या खुद की एक रेफ्रिजरेशन हाउस हो जहां पर मैं अपने सारे डेयरी प्रोडक्ट रखता हूं, और मेरा खुद का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी हो, या फिर मैंने ऐसी कोई कंपनी हायर कर रखी है जो मेरा सारा जो है प्रोडक्ट के स्टॉक को रेफ्रिजरेशन करती है, और एक जगह से दूसरी जगह अपनी, जो आपने देखा ना बहुत सारी गाड़ियां होती है जिसमें रेफ्रिजरेशन होता है, जिसमें पूरा फ्रीजिंग सिस्टम होता है, और अंदर पूरा एक बढ़िया एक फ्रिज लगा होता है, ठंडा वंडक होती है, पूरा दूध दही जो भी मीट प्रोडक्ट वगैरह जो भी होते हैं रखे जाते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि साहब अगर आप ऐसी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हो, या कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जहां पर कोल्ड चेन फैसिलिटी, आप टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हो और सारे ऐसे प्रोडक्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करो। अब देखिए कोल्ड चेन फैसिलिटी के अंदर नीचे एक डेफिनेशन भी लिखी हुई है। अगर हम कोल्ड चेन फैसिलिटी की और डिटेल में जाकर डिस्कशन करना चाहें, देखिए कोल्ड चेन फैसिलिटी के लिखे हैं, कहते हैं कि कोल्ड चेन फैसिलिटी मीन्स अ चेन ऑफ फैसिलिटीज फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन। या तो स्टोरेज कर रहे हो या फिर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, किसका? एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस का, मीट प्रोडक्ट का, पोल्ट्री, मैरीन या डेयरी प्रोडक्ट, दूध दही वगैरह हो गया, प्रोडक्ट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, बागवानी, फूलों की खेती, एपीकल्चर, बी हनी वैक्स वगैरह का, एंड प्रोसेस फूड आइटम अंडर साइंटिफिकली कंट्रोल कंडीशन इंक्लूडिंग रेफ्रिजरेशन अदर फैसिलिटी नेसेसरी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सच प्रोड्यूस। ऐसे प्रोड्यूस को आप जो फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हो स्टोर करने की, या फिर एक जगह से दूसरी जगह के ट्रांसपोर्टेशन करने की। कौन से प्रोडक्ट हो सकते हैं? एग्रीकल्चर के हो सकते हैं, मीट प्रोडक्ट हो सकते हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट हो सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, एप्टिकल्चर मतलब खेती, फूल, बागबानी या फूलों से रिलेटेड, या फिर हनी बी वैक्स वगैरह से रिलेटेड, जो भी आप ऐसे प्रोडक्ट का या तो स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हो, या फिर इनको ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो, बिल्कुल एक पर्टिकुलर इसमें फैसिलिटी नेसेसरी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सच एज अ कंट्रोल कंडीशन, साइंटिफिकली कंट्रोल कंडीशन इंक्लूडिंग रेफ्रिजरेशन एंड अदर। ठीक है, आपने बहुत सारी ऐसी गाड़ी देखी भी होंगी, या ऐसे अपने रेफ्रिजरेशन हाउस देखे भी होंगे। अगर मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताना चाहूं तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हो। जैसे देखिए ये रेफ्रिजरेशन हाउस कुछ इस तरह से होते हैं। इनका काम ही क्या होता है भाई? क्योंकि रेफ्रिजरेशन भी हाउस ना ऐसे छोटे मोटे नहीं होते, ये भी कोई छोटे मोटे नहीं होते, ये भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब मान लीजिए मीट प्रोडक्ट, कोई मीट का व्यापारी है जो बहुत सी अरब कंट्रीज में या बाहर की कंट्रीज में मीट का एक्सपोर्ट करता है। अब उस मीट को रखने के लिए रेफ्रिजरेशन की जरूरत है, क्योंकि मीट तो खराब हो जाएगा। तो कोई ऐसी कंपनी है जो रेफ्रिजरेशन, जो उसके कई एकड़ में सिर्फ रेफ्रिजरेशन हाउस है, वो सिर्फ प्रोवाइड क्या कराती है? वो सिर्फ रेफ्रिजरेशन की सर्विस प्रोवाइड कराती है कि भाई आप आइए, आप हमारे यहाँ अपना सामान रखिए, जो भी मीट या डेयरी प्रोडक्ट या जो भी फ्रूटिकल्चर या हॉर्टिकल्चर जो भी सामान आप हमारे रखिए, हम आपको ट्रांसपोर्ट भी करवा देंगे, स्टोरेज भी करो, ट्रांसपोर्ट भी करवा देंगे, हमारा जैसा भी बिजनेस हो, तो कंपनी का जैसा भी बिजनेस हो। तो अगर कोई कंपनी सेटिंग अप या ऐसा कोई एंटिटी या कोई एसएससी सेटिंग एंड ऑपरेटिंग कोल्ड चेन फैसिलिटी का काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको सेक्शन 35 एडी में डिडक्शन मुहैया कराएंगे, डिडक्शन प्रोवाइड कराएंगे। ऐसे केस में हम आपको डिडक्शन प्रोवाइड कराएंगे। तो पहला बिजनेस हो गया कोल्ड चेन फैसिलिटी। देखिए यहां पर जो भी बिजनेस दे है ना, मैंने उनको थोड़ा सा हाईलाइट कर रखा है। जैसे यहां पर हमने कोल्ड चेन फैसिलिटी को हाईलाइट कर रखा है, तो हमें समझ में आ गया सब किस तरह के बिजनेस के यहां पर बात कर रहे हैं। ये हो गया मेरा क्या? स्पेसिफाइड बिजनेस। और कौन से स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं? ऐसा ही स्पेसिफाइड बिजनेस गवर्नमेंट कहती है करने के लिए कि सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, मतलब गोडाउन वाली सर्विस प्रोवाइड करो, किसके लिए? स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। देखिए बहुत जरूरी है, आपको पता है हमारा जितनी खेती होती है उसका कितना पोर्शन खराब भी हो जाता है, 25 to 30% पोर्शन खराब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर रखने की जगह ही नहीं मिलती। आपने देखा होगा कई बार न्यूज़ में भी आता है, गेहूं को रख के भरा खराब हो गया, बारिश में खराब हो गया, या प्रॉपर जगह नहीं मिली उसको रखने के लिए, इसलिए खराब हो गया, क्योंकि वेयर हाउस की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, रखने की जगह कहीं अवेलेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आप एग्रीकल्चर, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हो, आप ऐसे बिजनेस में हो जहां पर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हो,
सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी मतलब स्टोरेज, गोडाउन वगैरह है आपका, और उस गोडाउन में आप क्या रखते हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, गेहूं, चावल, दाल, धान, मक्का, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो आप उसको रखते हो। अच्छा मैं कहूँ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अलावा अगर कोई और चीज अपने गोडाउन में रख रहे हो तो क्या स्पेसिफाइड प्रोडक्ट होगा? नहीं साहब। अगर मैं कहूँ स्टोरेज ऑफ एडिबल ऑयल, क्या ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है? नहीं साहब, ये प्रोसेस प्रोडक्ट प्रोड्यूस है। ठीक है, ये प्रोसेस है, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, ये खेती में नहीं निकलता, ये मैन्युफैक्चर करा जाता है। तो एडिबल ऑयल की स्टोरेज अगर आप करा रहे हो ना, दैट इज नॉट अ इन द कैटेगरी ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। आप ये स्पेसिफाइड बिजनेस नहीं है। आप अगर एडिबल ऑयल के स्टोरेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हो एसएससी, तो आप सेक्शन 35 एडी में एलिजिबल नहीं हो डिडक्शन के लिए, क्योंकि आप जो स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की नहीं है। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि साहब सिर्फ स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी। तो कोल्ड चेन फैसिलिटी हो गया जिसमें हमने पढ़ लिया, बहुत सारी चीज हो सकती है। फिर उसका स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देखिए, इसका भी वेयर हाउस देख लेते हैं हम। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के किस तरह से स्टोरेज होते हैं, कुछ इस तरह से होते होंगे। देखिए वेयर हाउसिंग, स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन कुछ इस तरह से होता होगा। गोडाउन वगैरह देखिए, यहाँ पे सारा गेहूं चावल जो भी देखिए बाहर किसी तरह बारिश पानी से खराब ना हो, मेन तो पानी से खराब होता है, उससे बचाया जा सके। अगर कोई एसएससी इस तरह के बिजनेस में, ताकि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बचा रहा है, ये वेयर हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, तो भाई आपका स्पेसिफाइड बिजनेस है, आप तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, हम आपको डिडक्शन देंगे। आप सब्र करो, हम आपको डिडक्शन देंगे, बहुत बढ़िया डिडक्शन देंगे। क्या है डिडक्शन देंगे, अभी हम आपके आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह के अगर आप बिजनेस में हो तो यू आर एलिजिबल फॉर सेक्शन 35A(D). चलिए जी, आगे कौन से बिजनेस की बात कर रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि साहब आपके थर्ड टाइप का कौन सा बिजनेस है। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस, क्रूड और पेट्रोलियम। क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम ऑयल, पाइपलाइन नेटवर्क, लेइंग एंड ऑपरेटिंग, बिछा भी रहे हैं और ऑपरेट भी कर रहे हैं। क्रॉस कंट्री मतलब देश के अंदर, किसकी, नेचुरल गैस की या कच्चे तेल की या पेट्रोलियम ऑयल की, क्या कोई पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, इंक्लूडिंग स्टोरेज फैसिलिटी। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ स्टोर भी कर रहे हो, बीइंग एन इंटीग्रल पार्ट फॉर सच नेटवर्क। अब इसको भी समझने के लिए मैं एक फोटो दिखाना चाहता हूं आपको, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि हम किस तरह के पाइपलाइन नेटवर्क की बात कर रहे हैं। आपको पता होगा कि हमारे देश में जो भी तेल आता है, कच्चा तेल आता है, पेट्रोलियम वगैरह आता है, वो कहाँ से आता है? अरब कंट्रीज से आता है, बाहर के देशों से आता है। ठीक है, जहां पर तेल का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। अब वहां से इंडिया तक ऑयल आ गया। ठीक है, बाहर से इंडिया तक ऑयल आ गया, चाहे वो शिप के थ्रू, कंटेनर के थ्रू आ रहा है, या पाइपलाइन के नेटवर्क के थ्रू आ रहा है, कैसे भी आ रहा है, वो एक अलग चीज़ है। हम कह रहे हैं कि साहब आप मान लीजिए, यहाँ पे बड़ा एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ मैं, यहाँ पे थोड़ा सा एक डायग्राम लेके समझाता हूँ कि मान लीजिए यूएई से इंडिया 10,000 बैरल पेट्रोल आया। ठीक है, 10,000 बैरल पेट्रोल आया, यूएई से इंडिया 10,000 बैरल पेट्रोल आया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ये मैं मान के चल रहा हूँ कि मान लीजिए चलिए ये सी के रास्ते आया है, कोई ड्रम व्रम से, या हो सकता है पाइपलाइन नेटवर्क, मैं मान के चल रहा हूँ ये सी के रास्ते आ गया। चलिए ठीक है, शिप से हमने जो है पूरा, क्योंकि टैंकर होते हैं भाई, शिप में भी बड़े बड़े होते हैं, जहाज से बिल्कुल तेल आता है, बड़े फर्स्ट क्लास तरीके से आ गया। अब ये यहाँ पर इंडिया के पोर्ट पे आगे इकट्ठा हो गया शिप में। अब मैं कह रहा हूँ कि साहब ये पोर्ट से आगे ये ट्रकों में चला जाएगा, ट्रकों में लोड हो जाएगा। ठीक है, अब ट्रकों से लोड होकर अलग अलग डायरेक्शन में चला जाएगा, ऐसा ही कुछ होगा, ट्रकों से लोड होकर अलग अलग डायरेक्शन में चला जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि अगर कोई ऐसी कंपनी है, अगर कोई ऐसी कंपनी है जो विद इन इंडिया ही इस तरह के पाइपलाइन नेटवर्क बिछा दे,
अगर कोई कंपनी है जो इस तरह का पाइपलाइन नेटवर्क बिछा दे और उस पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए मेरी नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल और पेट्रोल ऑयल जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, प्लस ये एक सर्टेन पॉइंट पे स्टोरेज की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा दे, तो मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट, अब देखिए आपने ट्रक से एक पर्टिकुलर जगह चला गया, जैसे फॉर एन एग्जांपल आपने देखा होगा पेट्रोल पंप से तेल वगैरह आता है, तो पेट्रोल पंप से जो तेल आता है ना वो डायरेक्ट यूए से वो ट्रक नहीं आ रहा है या पोर्ट से ट्रक नहीं आ रहा है, वो एक पर्टिकुलर स्टोरेज के पॉइंट से ट्रक आ रहा होगा। फॉर एन एग्जांपल ये जो स्टोरेज पॉइंट है, इस स्टोरेज पॉइंट से फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए ये स्टोरेज पॉइंट है, अब ये जो पाइपलाइन नेटवर्क इसका स्टोरेज पॉइंट है, ये मान लीजिए आईओसी से में जाके तेल आ रहा है यहाँ से, या जो भी पाइपलाइन नेटवर्क वहां से आईओसी में तेल आ रहा है, आईओसी से ट्रक से लोड हो रहा है, इस तरह से वैसे नेटवर्क प्रॉपर इस तरह से होता है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि साहब अगर आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हो जहां पर आप पूरे देश में पाइपलाइन नेटवर्क के थ्रू नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम ऑयल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, साथ साथ स्टोरेज फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हो, तो भैया हम आपको स्पेसिफाइड बिजनेस की कैटेगरी में डालेंगे और आपको सेक्शन 35 एडी की फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे कि लेइंग एंड ऑपरेटिंग अ क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस और क्रूड और पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इनके डिस्ट्रीब्यूशन ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बाहर से आपने तेल मंगा लिया, फिर बाहर से तेल मारने के बाद इतना इजी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, फिर तो मैं जगह जगह अपने गाड़ियां भेजूँ, ट्रक भेजूँ, लॉरी भेजूँ, फिर अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट को, इतना ईजी नहीं होता है। मैं चाहता अगर पाइपलाइन नेटवर्क हो तो साहब बाहर से तेल आए, उसके बाद वहां से जो है पाइपलाइन नेटवर्क के थ्रू सारी कंट्री में आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, स्टोरेज टैंक भी बना, जगह जगह स्टोरेज फैसिलिटी भी है, जिसको जितना चाहिए, जिस स्टेट को जितना चाहिए, जिस एरिया को जितना चाहिए वहां से वो होता जाए, और जो बिल जो जितना कंजम्पशन हो रही है उस हिसाब से उसकी पेमेंट होती चली जाएगी, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई कंपनी ऐसी है जो क्रॉस कंट्री के अंदर इस तरह से पाइपलाइन नेटवर्क बिछा रही है, इस तरह के पाइपलाइन नेटवर्क को हैंडल कर रही है, जिससे नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, पेट्रोल ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोरेज फैसिलिटी भी एक इंटीग्रल पार्ट है, तो ऐसे बिजनेस को स्पेसिफाइड बिजनेस कहा जाएगा। सेक्शन 35 एडी में इसकी डिडक्शन अवेलेबल होगी। कोल्ड चेन फैसिलिटी, स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, पाइपलाइन नेटवर्क, पॉइंट डी। अब देखिए किसी भी देश में होटल का होना अच्छी बात है, बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है। अगर अच्छी कैटेगरीज के होटल्स होंगे तो क्या जो बाहर का टूरिज्म होगा वो ज़्यादा आएगा, उसको ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड होंगी, लोग ज़्यादा अच्छे से रहेंगे, उनको फैसिलिटी मिलेगी तो टूरिज्म भी बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि साहब होटल जब डेवलप होते हैं ना, होटल जब बनेंगे तो उससे टूरिज्म भी अच्छा होगा, क्योंकि उनको फैसिलिटी अच्छी मिलेगी, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, पूरा देखिए पूरा होटल बन गया, पूरा रोजगार का एक साइकिल शुरू हो जाती है। और होटल से मेन है तो मेन, जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल अगर कोई दिल्ली में आता है, कोई टूरिस्ट दिल्ली में आता है कुतुब मीनार, ताजमहल देख लाल किला वगैरह देखने, अगर उसको अच्छे होटल्स वगैरह प्रोवाइड ना हो तो आपको नहीं लगता उससे टूरिज्म में भी फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगर गोवा में या किसी अच्छी आगरा वगैरह में होटल्स अच्छे ना हो तो उससे टूरिज्म में बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जितने भी अंग्रेज है फॉरनर्स है 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में रुकना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पैसे की कमी नहीं है ना, फैसिलिटी उनको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो कहता है कि अगर आप बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग एनीवेयर इन इंडिया, आप बिल्ड कर रहे हो, बिजनेस ऑफ बिल्डिंग और ऑपरेटिंग, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग, बिल्ड नहीं कर, बिल्डिंग और एंड और ऑपरेटिंग एंड ऑपरेटिंग एनीवेयर इन इंडिया, होटल ऑफ 2 स्टार और अबव कैटेगरी, कम से कम 2 स्टार का होटल बना रहे हो आप। देखिए ऐसा नहीं, कोई भी नहीं, धर्मशाला की हम बात नहीं कर रहे कि अपने धर्मशाला बना दी, हमने कहते भैया स्पेसिफाइड बिजनेस है, इस पर तो मैं सेक्शन 35 एडी डिडक्शन लेके मानूंगा, नहीं साहब, कम से कम 2 स्टार कैटेगरी का होटल हो, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा तो कितने भी बना लो, कम से कम 2 स्टार कैटेगरी का होटल हो तो स्पेसिफाइड बिजनेस हो। इसी तरह से गवर्नमेंट चाहती है कि भारत देश के अंदर हॉस्पिटल है ना, ये भी अच्छे से अच्छे हों, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल खुले, ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल खुले, ताकि लोगों का इलाज की फैसिलिटी मिल जाए। क्योंकि देखिए अगर एक ही हॉस्पिटल होगा तो मोनोपोली होगी, वो अपने मन मर्जी चार्ज करेगा।
लेकिन अगर इस तरह से हॉस्पिटल्स ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा डॉक्टर्स होंगे, ज़्यादा स्टाफ होगा, उन पे भी कंपटीशन होगा, थोड़ा सा इलाज भी सस्ता होता है, ये बहुत जाहिर सी बात है। तो कहता है अगर हॉस्पिटल ज़्यादा होंगे देश में तो इलाज अच्छा होगा, लोगों को फैसिलिटी मिलेगी। तो अगर हॉस्पिटल विद एटलीस्ट, लेकिन कोई नर्सिंग होम की हम बात नहीं कर रहे, ऐसा हॉस्पिटल जहां पर कम से कम 100 बिस्तर हों पेशेंट के लिए, 100 बेड्स अवेलेबल हों पेशेंट के लिए, आप ऐसा कोई हॉस्पिटल बिल्ड करते हो और उसको ऑपरेट करते हो, ठीक है, होटल 2 स्टार या उससे अबव कैटेगरी का, और हॉस्पिटल में कम से कम 100 बेड वाला हॉस्पिटल, अगर आप ऐसा बिल्ड और ऑपरेट करते हो तो आप भैया स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हो। और अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हो तो गवर्नमेंट कहती है हम आपके साथ है, हम आपको सेक्शन 35 एडी में डिडक्शन मुहैया प्रोवाइड कराएंगे, आप इस बात की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। कोल्ड चेन, फिक्स्ड स्टोरेज, पाइपलाइन नेटवर्क, होटल्स, हॉस्पिटल। अब आते हैं डेवलपिंग इन बिल्डिंग इन हाउसिंग प्रोजेक्ट। अब ये क्या है, देखिए साहब, आपने मुंबई की बहुत एक एशिया में सबसे बड़ा स्लम एरिया है, वो है मुंबई का स्लम एरिया। मान लीजिए मुंबई है, मुंबई का एक सबसे बड़ा एरिया है, एशिया का सबसे स्लम एरिया है। तो यहाँ पे इनकी ये बिल्डिंग्स वगैरह हैं, ये पूरा डेवलप एरिया, इधर पूरा ये स्लम एरिया है, कुछ इस तरह से है। अब एक बात बताइए, यहाँ पर ये जितनी झुग्गी झोपड़ी हैं, यहाँ पर ये जितनी झुग्गी झोपड़ी हैं, क्या गवर्नमेंट नहीं चाहती इन झुग्गी झोपड़ी को हटाकर यहाँ पर प्रॉपर बिल्डिंग बनाई जाए, या इन एरिया को भी डेवलप करा जाए, या इन एरिया को भी रिहैबिलिट करा जाए, इनकी जगह बढ़िया बिल्डिंग, बढ़िया मकान वगैरह प्रोवाइड कराया जाए इन लोगों को। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई आदमी ऐसा बिजनेस करे कि इस जमीन को खरीद ले और बिल्डिंग बना के इन स्लम एरिया वाले को, झुग्गी झोपड़ी वाले को दे, तो ये क्या खरीद लेंगे? ये भाई उसकी तो कॉस्ट आएगी बनाने की, तो स्लम एरिया वाले क्यों खरीदेंगे, इनके पास तो पैसा ही नहीं है। तो गवर्नमेंट उसमें क्या कहती है, गवर्नमेंट देखो इस तरह से बात होती है, उसमें उसमें होता क्या है, ये जो स्लम एरिया वाला है ना, जो स्लम एरिया होगा, इसकी जितनी भी जमीन होगी, जो भी लैंड होगी, मान लीजिए गवर्नमेंट किसी एबीसी बिल्डर को ये जमीन पूरी बेच देती है। गवर्नमेंट क्या करती है, ये पूरा स्लम एरिया की लैंड को किसी एबीसी बिल्डर को बेच देती है। अब एबीसी बिल्डर का काम क्या होगा कि साहब इसका 60% पोर्शन पे अपने बढ़िया वो फ्लैट बनाएगा और उसको बेचेगा 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, जितने भी बेचेंगे। और 40% एरिया में स्लम रीडेवलपमेंट के लिए, ये स्लम रिहैबिलिटेशन के लिए सस्ते फ्लैट बनाएगा, बहुत चीपर फ्लैट, बहुत सस्ते फ्लैट, फ्री ऑफ कॉस्ट मान लो, या जो भी गवर्नमेंट सब्सिडाइज करके स्लम वालों को देना चाहे। तो इससे क्या होगा, अब मान लीजिए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि क्या ऐसा बिजनेस कोई करेगा कि भाई मुझे ये बिल्डिंग, ये लैंड मिल जाए और मैं इस लैंड पे फ्लैट बना दूं, वो फ्लैट बिक जाएं और बाकी बची ज़मीन पे मैं स्लम रीडेवलपमेंट या रिहैबिलिटेशन के नाम पे भी कुछ मकान बना दूं, कुछ सस्ते फ्लैट बना दूं, जहां पे स्लम वाले, झुग्गी झोपड़ी वाले आके लोग रहने लगे। ऐसा वो बिल्डर तभी करेगा जब उसको अच्छा, लैंड गवर्नमेंट इसको ज़्यादातर बहुत सस्ते रेट में दे देगी, क्योंकि अगर लैंड की भी वैल्यू ज़्यादा होगी ना, तो भैया वो एबीसी बिल्डर वाला लॉस में रहेगा। उसको 40% वैसी स्लम के लिए रीडेवलपमेंट करना है, 60% ही उसको एरिया मिला है, ये एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। अब 60% के फ्लैट भी कितने महंगे बेचेगा भाई, वो भी तो डिपेंड करता है, ऐसे तो ना 20 करोड़ का कोई खरीद लेगा। तो ये ज़मीन उसको बहुत सस्ते मिलेगी। अब उसका मेन मोटिव ये होगा कि 60% के जिसके जितने भी फ्लैट मिलेंगे ना, वहां से प्रॉफिट कमाए वो, क्योंकि यहां से कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, नो प्रॉफिट। यहां पे तो एट पार पे रहेगा, कोई ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, इसको मेन प्रॉफिट कमाना है 60% वाली चीज। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप ऐसे बिजनेस में हो जहां पर आप किसी तरह से स्लम रीडेवलपमेंट या रिहैबिलिटेशन का काम कर रहे हो,
आप ऐसे बिजनेस में हो, आप ऐसे कंस्ट्रक्शन में हो, आप ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट में हो, डेवलपिंग एंड बिल्डिंग अ हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अ स्कीम फ्रॉम स्लम रीडेवलपमेंट और रिहैबिलिटेशन, या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग, सस्ती हाउसिंग प्रोवाइड कराना चाह रहे हो, या तो स्लम को रीडेवलप, अब भाई गवर्नमेंट चाहती है वहां से स्लम एरिया हटाना, तो स्लम को रीडेवलप कर दिया, रिहैबिलिटेशन कर दिया। ये गवर्नमेंट चाहती है कि साहब आप देखिए, आप अपना पैसा कमाइए, हम आपको जमीन सस्ते में दे रहे हैं, लेकिन कुछ ना क्या होता है ना, एक सोसाइटी में ना मिडिल क्लास फैमिली होती है, अपर क्लास फैमिली होती है, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली भी होती है। लेकिन गवर्नमेंट का सपना है कि साहब सबके पास अपना मकान होना चाहिए, सबके सर पे अपनी छत होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट कहती है कि साहब आप बिजनेस करिए, हम आपके बिजनेस को मना नहीं कर रहे, आप पैसा कमाइए, प्रॉफिट कमाइए, आप अपने फ्लैट को महंगे से महंगा बेचिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपने, लेकिन आप कुछ अपने बिजनेस के अंदर, अपने कंस्ट्रक्शन में कुछ ऐसा पोर्शन भी रखिए जो अफोर्डेबल हाउसिंग के हो, जो सस्ते फ्लैट हो। आपने देखा होगा अब तो बड़ा मैंडेटरी हो गया कि अगर कोई बिल्डर कोई फ्लैट बनाएगा तो उसके कुछ परसेंटेज, जो कहते हैं ना लोअर क्लास फैमिली के लिए उसको देना ही, रखना ही पड़ेगा, कुछ एक मिनिमम क्राइटेरिया कि इतने परसेंट आपको फ्लैट या इतने परसेंट आपको ज़मीन लोअर क्लास कैटेगरी के लिए रखनी ही पड़ेगी और सस्ते दामों में बेचनी पड़ेगी। उसकी लॉटरी वॉटरी जो भी लगती है उस तरह से वो जो है तरीका होता है उसको फ्लैट को पाने का। तो गवर्नमेंट कहती है कि साहब अगर कोई ऐसे प्रोजेक्ट में हो, अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें डेवलपिंग कर रहे हो और बिल्ड कर रहे हो कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट, किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट को जहां पर स्लम रीडेवलप हो रहा है, रिहैबिलिटेशन हो रहा है, या फिर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप ऐसे बिजनेस में हो। देखिए कोई भी बिल्डर ऐसे बिजनेस में तभी आएगा जब उसको प्रॉफिट भी हो रहा होगा उस एरिया से जहां पर उसको कोई लिमिटेशन नहीं है, जितने मर्जी में वो पैसे में फ्लैट बेचे, जो हमारे वाले एग्जाम्पल में 60% वाले पोर्शन की बात, तभी तो वो उस बिजनेस में आएगा ना। वो ना कौन, कोई पागल थोड़ा है कि बैठ के अपनी जमीन में पूरा मकान बना के लो, झुग्गी झोपड़ी वाले आके रह लो, या लो जी सस्ते मकान आके ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ऐसे पागल हूं, मैं तो ऐसे बना के छोड़ दिया, ऐसा नहीं होगा ना। उसने अपना पहले प्रॉफिट कमा लिया, लेकिन उसको ये है कि भैया मैंने प्रॉफिट कमा लिया, मैं अपने प्रॉफिट में कुछ पोर्शन ऐसा है जो ये स्लम रीडेवलपमेंट या अफोर्डेबल हाउसिंग में लगा सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो गवर्नमेंट ऐसे बिजनेस वालों को प्रमोट करती है। तो ऐसे केस में सेक्शन 35AD अवेलेबल है। ठीक है, हाउसिंग प्रोजेक्ट इसमें फ्रेम बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड नोटिफाइड बोर्ड इन दिस बिहाफ इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस। और जो भी इसमें गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट इश्यू करती है, वो मैंने बताया ना कुछ परसेंटेज होती है, वो परसेंटेज वैरी कर सकती है, 5, 10, 15, 20, 25, 30%, कितने परसेंट पोर्शन उस बिल्डर को स्लम रीडेवलपमेंट या अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए रखना पड़ेगा, वो टर्म्स एंड कंडीशन डिपेंड करती है स्टेट टू स्टेट वाइज। पॉइंट एफ, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया। अब देखिए फर्टिलाइजर, क्या गवर्नमेंट चाहेगी नहीं कि भाई फर्टिलाइजर बनाओ, फर्टिलाइजर से क्या होगा, क्या सीधा इंपैक्ट क्या होगा? अरे भाई फर्टिलाइजर इंडिया में बनेगा तो फर्टिलाइजर इंडिया में अच्छी क्वालिटी का बनेगा तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा, किसानों को बेनिफिट मिलेगा, गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलेगा, सबका ही बेनिफिट होगा। तो कहीं पर भी जहां पर भी देखिए, ऊपर भी हमने पॉइंट करा कि अगर आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोरेज प्रोवाइड कराते हो तो भी स्पेसिफाइड बिजनेस कर रहे हो। अगर आप फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन कर रहे हो, आप ऐसे बिजनेस में जहां पे फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो भी भाई आप स्पेसिफाइड बिजनेस में हो, इसमें कोई ज्यादा डिस्कशन वाली बात नहीं है। आते हैं पॉइंट जी पर।